दाना तूफान आने वाला है, संभल कर रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात आज फिर आपके सामने देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें लेकर आया है। लेकिन सबसे पहले मैं हर दिन आपको बताता हूं कि देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कौन खबरें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसकी एक सूची दिखाता हूं। इसलिए सबसे पहले आज शुरुआत प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीरों पर चल रही राजनीति से करेंगे। खड़गे दरवाजे पर खड़े थे तो बीजेपी ने सवाल उठाया है। उधर यूपी में बीजेपी ने दो लड़कों की जोड़ी पर सवाल उठाया तो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ फोटो शेयर कर दी। जुड़े रहिएगा, सारा समीकरण विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर में बात चक्रवाती तूफान दाना की करेंगे। कहां से आ रहा है यह दाना तूफान और कहां कहां असर डालने वाला है, आपके प्रदेश में कितना असर होगा और आज क्या असर हुआ है, सब बताएंगे, बने रहिएगा। तीसरी खबर में बात करेंगे इंदौर में लॉरेंस के नाम से डॉक्टर को धमकी मिली है, पूरी खबर बताएंगे। आजकल लॉरेंस खूब चर्चा में है। चौथी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। 2 सीटों पर उपचुनाव है लेकिन गजब का तनाव है, जुड़े रहिएगा, बताएंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे रायपुर दक्षिण में होने वाले उपचुनाव की। 13 नवंबर को चुनाव है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जोरदार वार पलटवार कर रही हैं। राजनीति चरम पर है, इसलिए आपको यह खबर दिखाना जरूरी है। छठवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कांकेर में कर्ज लेकर बच्चों को स्कूल में खाना खिलाया जा रहा है। ये कैसी मिड डे मील की व्यवस्था है। सातवीं खबर में बात करेंगे सूरजपुर की। दबंगों ने सूरजपुर में आतंक मचाया तो प्रशासन ने बचाया। खबर क्या है, जुड़े रहिएगा, सब कुछ दिखाएंगे। आठवीं खबर में बात करेंगे डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी ठगी की है, इलाज करना था, ठग बन गए। और आखिर में बात गुपचुप तरीके से आ रही मौत की करेंगे। गुपचुप मतलब चुपचाप, आप समझ रहे हैं, चुपचाप, शांति से चुपचाप आ रही मौतों की बात करेंगे। हार्ट अटैक से बचने का लाइव डेमो दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली खबर, अब प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव आज चर्चा में हैं। 2 तस्वीर है। चर्चा क्या हो रही है, क्या राजनीति हो रही है? प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन भर दिया है। पहली बार चुनावी मैदान में हैं तो सुर्खियां बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी यह खबर खूब ट्रेंडिंग में है। हर जगह वीडियो ढूंढ ढूंढ कर देखा जा रहा है। अब वीडियो ट्रेंड हुआ तो वीडियो पर ही राजनीति शुरू हो गई है। जिस वक्त प्रियंका गांधी नामांकन भरने वायनाड के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची, पहले प्रियंका गांधी के साथ सामने वाली कुर्सी पर एक तरफ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा थे, दूसरी तरफ बेटा रेहान और पीछे मां सोनिया गांधी बैठी थी। देख लीजिए ध्यान से तस्वीर। इसी तस्वीर में सियासत छिपी हुई है। कहां से किसकी एंट्री हुई है, सब कुछ बताएंगे। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ। तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे के बाहर खड़े थे और दरवाजे से अंदर की तरफ झांक रहे थे। अब इसी वीडियो को लेकर बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके, कांग्रेस के। और किसको चिंता हो रही है, भारतीय जनता पार्टी। और आरोप क्या लग रहा है कि दलित का सम्मान ही नहीं कर रही है कांग्रेस। क्या कह रही है बीजेपी, पहले सुन लीजिए फिर आगे बताएंगे। कांग्रेस इस वीडियो पर क्या कह रही है, पहले बीजेपी को सुना दीजिए, फिर सबका बयान सुनाएंगे। सुनाइए। इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है? जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये तस्वीर सब कुछ कहती है। बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है। मालिक एक है, मुलाजिम अनेक है। तो जब मालिक एक हो, मुलाजिम अनेक हो, तो इसी तरह के नजारे आपको दिखाई पड़ेंगे। कांग्रेस मूलतः दलित विरोधी है। मुझे लगता है दलित समाज बहुत अपमानित महसूस कर रहा है। अब खड़गे जी दरवाजे से झांक रहे थे तो बीजेपी ने मुद्दा बना दिया, दलित अपमान का आरोप लगा दिया। लेकिन कांग्रेस इस आरोप पर बहुत गर्म है, बहुत गुस्से में है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, यह भी सुनना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए कांग्रेस का पक्ष। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई, ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ
बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खरगे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खरगे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खरगे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है। प्रियंका गांधी के नामांकन को लेकर राजनीति सिर्फ तस्वीरों पर ही नहीं हुई है। प्रियंका गांधी की घोषित संपत्ति को लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, जिसका जवाब खुद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने दिया है। वो बयान भी सुना दीजिए, सुनाइए भाई। रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है, डिक्लेयर्ड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, हर भारतीय जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, लूट खसोट करने वाला कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। जो आरोप लगेंगे या जो भी जोड़ा जाएगा ये सारा तो चलता रहेगा, क्योंकि ये राजनीति है। 10-11 साल हो गए इनके यहाँ राजनीति में, यहाँ मतलब देश में, और जहाँ भी उनको लगा कि मेरा नाम बेबुनियाद इल्जाम लगाना है पर वो लगाते हैं, पर उसमें कोई भी आरोप प्रूव नहीं होता है। नामांकन के वक्त प्रियंका गांधी ने जो एफिडेविट दिया, जिसके मुताबिक उनके पास 78 करोड़ की चल अचल संपत्ति है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रियंका गांधी ने अपनी संपत्ति कम बताई है। शिमला वाले घर पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। 13 नवंबर को चुनाव है, उससे पहले ये राजनीति तो चलती ही रहेगी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को सिर्फ वायनाड में नहीं घेरा, सवाल यूपी में भी हो रहा है। उपचुनाव पर भी उठाए हैं सवाल। चलिए विस्तार से बता देता हूं। आज सुबह अखिलेश यादव ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है। बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। यूपी में उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पूरी तरह से यूपी के चुनावी रण से बाहर है, तो सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का ये पोस्ट चर्चा में आ गया, क्योंकि आपको पता है झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव है। अब तस्वीर वायरल हुई तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया और पोस्ट करते हुए लिखा, ठग ने महाठग को ही ठग लिया। ठग ने महाठग को ही ठग लिया। ये 2 तस्वीरें आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। तस्वीर बेहद खास थी, क्योंकि तस्वीर में तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, लेकिन यूपी में शायद इस गठबंधन में हाथ छूटते नजर आ रहे हैं। हाथ छूटते नजर आ रहे हैं। कल रात 11 बजे अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया था कि यूपी के उपचुनाव में एक भी प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा। इस पोस्ट पर भी राजनीति हुई। सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस और सपा में सब ठीक नहीं है, क्या कांग्रेस नाराज है? तो चलिए इसके पीछे की वजह भी आपको विस्तार से बता देते हैं। 2 सीट सपा कांग्रेस को दे रही थी, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हुई। अब उन दोनों सीटों का भी सियासी इतिहास समझ लीजिए, आपको यह भी बता देता हूं। अलीगढ़ की खैर सीट उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट है जिस पर सपा कभी विधानसभा चुनाव नहीं जीती है। सही सुना आपने, कभी नहीं। उसके बाद गाजियाबाद सदर सीट पर सपा ने आखिरी बार 2004 में और कांग्रेस ने 2002 में जीत दर्ज की थी। यानी कि 22 साल से कांग्रेस और 20 साल से सपा का इस सीट पर खाता भी नहीं खुला है। इसलिए शायद कांग्रेस ने इन दोनों सीटों को लेने से मना कर दिया। मतलब समझ गए, 9 सीटों में से 7 सीट सपा ने खुद रख लिया और 2 ऐसी सीटें कांग्रेस को दी जहां 2 दशक से ज्यादा समय से इंडिया गठबंधन जीता ही नहीं। बस वो दोनों भी सीट कांग्रेस ने छोड़ दी। यही वजह था, यही वजह। अब आपको इंडिया गठबंधन की एक ऐसी तस्वीर और दिखाते हैं जो शायद आपने कहीं नहीं देखी होगी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, सपा, शिवसेना, उद्धव गुट, टीएमसी और लेफ्ट पार्टी एक साथ है, लेकिन इन उपचुनावों में यह गठबंधन कैसे बिखरा है ये देखिए। पहली तस्वीर यूपी की, जहां सभी सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है।
दूसरी तस्वीर बंगाल की, जहां बंगाल में 6 की 6 सीटों पर टीएमसी ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को अनदेखा कर सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तीसरी तस्वीर वायनाड की है, जहां कांग्रेस की प्रियंका गांधी और लेफ्ट पार्टी के सत्यन मोकेरी आमने सामने हैं। और चौथी तस्वीर महाराष्ट्र की है, जहां सपा 13 सीटें मांगते रह गई, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने एक भी सीट नहीं दी। तो ये है इंडिया गठबंधन का हाल। लोकसभा में एक साथ, लेकिन जैसे ही विधानसभा और उपचुनाव आए तो सब अपना अपना वोट बैंक बचाने में लग गए। और सबसे दिलचस्प बात तो मध्य प्रदेश से सामने आई है। यहां भी बुधनी सीट पर कांग्रेस और सपा दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और अभी पिछले चुनाव की बात करें तो हरियाणा में भी कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़े और हुआ क्या, बीजेपी ने बाजी मार ली। इंडिया गठबंधन बंधन में क्यों नहीं रह पा रहा है, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मुझे श्याम तोमर के पास चलना पड़ेगा। श्याम जी, जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की राजनीति होती है और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर गठबंधन ही खंड खंड हो जाएगा तो ये कैसा गठबंधन है, किस तरह का मेल है कि समय देखकर, मौका देखकर आपस में साथ आते हैं और नहीं तो अलग थलग होते हैं। बात बुधनी से करेंगे। शुरुआत कीजिए कि यहां भी तो गड़बड़ ही हुआ है श्याम जी। देखिए, वाकई में कहने को तो 37 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, लेकिन जब हम इनका देखते हैं उपचुनाव में या प्रदेश स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो खंड खंड हमको दिखाई देती हैं। सबको ये चिंता सताती है कि उनका क्षेत्र बचा रहे। दूसरी बड़ी बात यह है कि इनके पास ऐसा कोई छत्रप नेता ही नहीं है, सर्वमान्य नेता जो इन सबको साथ में गठबंधन में रख सके, एक सूत्र में बांध सके। इसी वजह से लगातार हमको दिखाई दे रहा है कि चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, वहां गठबंधन होता है लेकिन जो है साथ में टिक नहीं पाते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी यही तस्वीर हुई कि वहां भी गठबंधन हुआ लेकिन जो है वहां पर सरकार में साथ में नहीं आए। तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर तो आपस में बात ही नहीं कही गई ज्ञानेंद्र, और जो है उन्होंने अपना जो उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे में त्रिशंकु जैसी स्थिति बन रही है और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये संकट की स्थिति है। जिस बुधनी सीट पर कांग्रेस कॉम्पीट करती या जो है एक चुनौती पेश करती, वहां पर अब ये त्रिशंकु वाली जो स्थिति है कहीं ना कहीं चैलेंज की तरह आएगी। तो ये गठबंधन बचा नहीं है, सबको चिंता सता रही है, वो खुद का जनाधार तलाश रहे हैं। चिंता सता रही है और इसी को कहते हैं कंडीशनल गठबंधन। श्याम जी, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी है, मुझे आगे जाने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, बहुत भयंकर तूफान, और उसका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कितना असर होने वाला है, कैसे आपको सावधान रहना है और अभी क्या स्थिति है उस तूफान की, सब कुछ बताऊंगा। चलिए, दाना तूफान आने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी से उठा ये चक्रवाती तूफान दाना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और खतरनाक होता जा रहा है। आज यानी 24 अक्टूबर की रात या फिर 25 अक्टूबर की सुबह यह खतरनाक दाना तूफान पुरी और सागर द्वीप के बीच उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करेगा। मौसम विभाग ने दाना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसकी गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की हिदायत दी है। तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलेगा, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। इन दोनों ही प्रदेशों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ज्यादा असर इन दोनों राज्यों में देखने को मिलेगा, लेकिन असर देश के 7 राज्यों पर भी पड़ेगा। उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दाना से निपटने के लिए देश कितना तैयार है, इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। दिखाइए रिपोर्ट। कि 4x7 हेल्पलाइनों चालू আছে। साइक्लोन मुकाबला के लिए राज्य सरकार संपूर्ण रूप से तैयार है। इवनिंग 5 o'clock से लेके नेक्स्ट डे 9 बजे तक, मतलब 25 तारीख 9 बजे तक, इसमें से अराउंड 40 फ्लाइट करीब अफेक्टेड होंगे। ओडिशा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। दाना के लिए सब हाई अलर्ट में है। कोई भी यदि बाढ़ आएगा तो हम लोग निपट लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है।
हर 1 घंटे इंटरवल में हम माइकिंग कर रहे हैं, उनको आह्वान कर रहे हैं। फिशिंग बंद 26 तारीख तक किया गया है। लोगों को राहत कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। ओडिशा के तटीय इलाकों में लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। किन किन राज्यों में असर होने वाला है वो भी देख लीजिए। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु, इन 7 राज्यों में इस दाना तूफान का असर रहने वाला है, इसलिए आपको सतर्क कर रहा हूं। अब कहां कहां असर पड़ेगा ये समझ गए, लेकिन अब इस दाना से आम जनजीवन कैसे बेहाल हो गया है और कौन कौन सी सेवाएं बंद कर दी गई हैं वो भी आपको समझा देता हूं, वो भी आप जान लीजिए। चलिए, दाना तूफान की दस्तक से 24 अक्टूबर की शाम 5 बजे से यात्री सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सुनते जाइएगा, सावधान रहिएगा। 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक फ्लाइट्स और ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। लगभग 300 फ्लाइट्स और 552 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। 300 फ्लाइट्स और 552 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। ज्यादातर ट्रेनें ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कैंसिल की गई। तूफान के खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात की गई। 14 जिलों के स्कूल कॉलेज 25 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए। 10 लाख, आंकड़ा सुनिएगा, 10 लाख लोगों को राहत कैंप में शिफ्ट किया गया है। यह सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझिए कि यह तूफान से खतरा कितना ज्यादा है। लाखों लोगों पर इस तूफान का असर पड़ने वाला है। कई प्रतिशत आबादी इस तूफान से प्रभावित हुई और तूफान की आहट के साथ लोगों के बीच बेचैनी भी बढ़ गई है। ये 2 तस्वीर भी देखिए आप, जहां एक तरफ तूफान बस आने ही वाला है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में इस तूफान की वजह से डर का माहौल है। लोगों को अपना आशियाना छोड़ राहत कैंप में रहना पड़ रहा है। देखिए, तूफान की बात कर ली, इसकी तबाही की भी बात कर ली, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर पड़ेगा उस पर बात करना भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। कौन से 8 जिले हैं ये भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और गरियाबंद में दाना तूफान की तबाही का असर देखने को मिल सकता है। 25 से 27 अक्टूबर तक इन जिलों में बारिश की संभावना है और इस तूफान की वजह से इन 8 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भाई साहब, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को बता रहा हूं। इस तूफान को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने भी अनुमान लगाया है। क्या कहा है, सुनना चाहते हैं? सुनिए मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनाइए। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में सारे और ये फर्क पड़ने वाला है। जो आपको क्लाउडीनेस दिख रहा है, जिसमें साउथ छत्तीसगढ़ है और नॉर्थ छत्तीसगढ़, इसमें स्पेशली जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़, चांपा जांजगीर और उसके बाद ये जो गरियाबंद का इलाका है, यहाँ पर ही रेनफॉल होने के चांसेस हैं। स्लाइड टू मॉडरेट रेनफॉल होने के चांसेस हैं। रायपुर में भी ये कल धीमी और जो मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। सब कुछ बता दिया, समझा दिया। अब बस इतना ही कहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर। इंदौर में लॉरेंस के नाम से धमकी आई। बताइए, लॉरेंस को मुझे किसी न किसी दिन, मतलब हर दूसरे दिन दिखाना पड़ रहा है। और कहां है? गुजरात के जेल में बंद है। हत्या कहां हुई थी बाबा सिद्दीकी की? मुंबई में। और मध्य प्रदेश से कैसे कनेक्शन आ रहा है? लॉरेंस बिश्नोई का नाम इन दिनों खूब चर्चा में है, मतलब बहुत ज्यादा चर्चा में है। आप लोग भी जानते ही होंगे, गैंगस्टर है, जेल में बंद है, लेकिन जेल से क्राइम भी करवा रहा है। हाल ही में मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी मर्डर की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी। और सलमान खान को धमकी देने के मामले में लॉरेंस हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन अब मामला एमपी तक पहुंच गया है और हाल ये है कि कोई भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दे रहा है। ऐसा ही एक मामला आया है एमपी के इंदौर से। पूरी खबर विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अनुराग सिंह यादव को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने डॉक्टर को पिस्टल और लॉरेंस की फोटो भेजकर
डराने की कोशिश की। इसके बाद फोन कर डॉक्टर से कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहो वरना जान से मार देंगे। मतलब कुल मिलाकर मामला एक तरफा प्यार का है, लेकिन धमकी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दी गई। सबसे पहले डॉक्टर अनुराग को कॉल करके धमकाया गया, लेकिन उन्होंने फ्रॉड समझकर कॉल कट कर दिया और फिर फोन उठाना भी बंद कर दिया। तो उनके पास 4 अलग अलग नंबर से करीब 10 कॉल आए, लेकिन जब लगातार फोन नहीं उठाया तो 5वें नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने गाली गलौज भी की। कॉल कट होने के बाद उसी नंबर से पिस्तौल और लॉरेंस की फोटो भेजी गई। इसके बाद कॉल किया गया। कॉल करने वाले ने कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहो वरना जान से मार देंगे। मतलब गर्लफ्रेंड से दूर रहने के लिए भी अब लॉरेंस बिश्नोई धमका रहा है। धमकी के बाद डॉक्टर ने FIR दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया है। आरोपी का नाम सचिन शर्मा है और आरोपी का लॉरेंस गैंग से कोई कनेक्शन नहीं है। बस धमक बनाने के लिए आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया था। घटना पर पुलिस का क्या कहना है, सुन लीजिए। एक मोबाइल नंबर से धमकी आई थी। इन्हें गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। एक इनके पास लॉरेंस बिश्नोई नाम से किसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप मैसेज भी किया था, जिस वजह से इनकी रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध विवेचना के दौरान मोबाइल नंबर को ट्रेस करके निकाला गया तो सचिन शर्मा नाम से व्यक्ति का नाम आया, जिसे राउंड अप करके पकड़ा गया। जिसे पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, डराने धमकाने के हिसाब से उसने डॉक्टर को फ़ोन लगाया था एवं गाली गलौज की। कुल मिलाकर मामला एक तरफा प्यार का था। वैसे ये तो लॉरेंस के नाम पर धमकी दी गई, लेकिन इससे पहले भी पुलिस ने इंदौर समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से लॉरेंस के गुर्गों को पकड़ा है। इसलिए कोई भी मामला हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलिए बता देता हूं लॉरेंस का नाम आने पर क्यों गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि इसी साल 23 अप्रैल को क्राइम ब्रांच ने इंदौर से लॉरेंस बिश्नोई के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया था। तीनों गुर्गे पंजाब से फरार होकर इंदौर में छिपे हुए थे। तीनों के पास क्राइम ब्रांच को बड़ी संख्या में हथियार भी मिले थे। तीनों गुर्गे पंजाब में एक हत्या के बाद इंदौर में फरारी काट रहे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही उज्जैन के तार लॉरेंस बिश्नोई से तब जुड़े थे जब पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भी NIA की टीम ने उज्जैन में छापा मारा था और लॉरेंस गैंग के 2 सदस्य योगेश भाटी और रापाल चंद्रावत को गिरफ्तार किया था। दोनों का मूसेवाला मर्डर से कनेक्शन था। तीसरा मामला हाल ही में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के तार भी मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़े थे। मुंबई पुलिस ने आरोपी की तलाश में उज्जैन में डेरा डाल दिया था। चप्पे चप्पे में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस के पास इनपुट था कि आरोपी उज्जैन में छिपे हो सकते हैं, इसीलिए मुंबई की टीम ने भी यहां डेरा डाल दिया। तो सीधे मुद्दे की बात यह है कि इस समय लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में है, तो कोई भी लॉरेंस के नाम पर धमकी दे रहा है, लेकिन किसी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वहां 500 करोड़ रुपया आपको याद ही होगा, खबर मैंने दिखाया है आपको कि 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है इसी तरह से धमकी देने से। रोज 150 फ्लाइट को धमकी दे रहे हैं, वीडियो जारी करके दे रहे हैं धमकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। उपचुनाव में भी गजब तनाव है। ये देखिए उपचुनाव के चेहरे हैं ये सब, और उपचुनाव में तनाव क्यों है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव को लेकर खूब मेहनत हो रही है। पार्टी के नेता अपनी ताकत दिखा रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस कोई कसर छोड़ना ही नहीं चाहती। चलिए दोनों प्रदेश में चल रही चुनावी हलचल पर बात कर लेते हैं और सब कुछ विस्तार से बता देते हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं। दो तस्वीरें आई हैं। पहली तस्वीर विजयपुर की है, जहां बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान बीजेपी ने पूरा दम दिखाया। कल ही बताया था मैंने रामनिवास रावत से बातचीत करके कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, खुद उन्होंने बोला था। आज मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर बुधनी की है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने भी नामांकन में अपनी ताकत दिखाई। कांग्रेस के भी कई बड़े नेता बुधनी में राजकुमार पटेल के नामांकन में शामिल होने पहुंचे। विजयपुर में नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने रोड शो किया। रामनिवास रावत के साथ खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रथ पर मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ में दिखाई दे रहे थे।
बुधनी विधानसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के नामांकन के बाद जनसभा हुई, जिसमें एमपी कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। विजयपुर से लेकर बुधनी तक बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, सब कुछ समझ आ जाएगा। दिखाई भारी वोटर जीतेंगे। उत्साह ये दिखाई देता है कि रामनिवास रावत जी बहुत अच्छे बनने सबक सिखा सकती है जनता की, जो बोला वो करो। लग रहा है ना देख के उपचुनाव में भी गजब तनाव है। उपचुनाव है लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन सब के बीच बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के लिए विजयपुर सीट का उपचुनाव आसान नहीं होने वाला है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ समझ लीजिए। चलिए दिखा देता हूं। विजयपुर विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, इसीलिए कांग्रेस ने यहाँ पर आदिवासी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और यह कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार से पार्टी के पुराने नेताओं के नाराज होने की बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद टिकट न मिलने की वजह से भीतरघात की संभावना बन सकती है। इन सब के बीच रामनिवास रावत की सीट पर जातीय समीकरण को लेकर भी खूब बहस हो रही है, इसीलिए ये चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। रायपुर दक्षिण का उपचुनाव बहुत रोचक हो गया है। कांग्रेस नेताओं की नाराजगी का सिलसिला लगातार जारी है। क्या शायरी चल रही है, सुन के आनंद आ रहा है। कलम ने दिखाया कि प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल को टिकट नहीं मिला तो दोनों नाराज हो गए और शायर बन गए। आज कांग्रेस के नामांकन रैली में, मतलब कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में भी एक विवाद हो गया। क्या विवाद है देख लीजिए आप। विवाद का शक्ल बन ही गया है। भूपेश बघेल ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को हाथ बढ़ाया, लेकिन बैज ने हाथ ही नहीं थामा। दरअसल नामांकन रैली वाले रथ पर चढ़ने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को हाथ दिया। उसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भी रथ पर चढ़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन दीपक बैज ने मना कर दिया और खुद ही रथ पर चढ़ गए। जवान हैं, युवा हैं, चढ़ सकते हैं। और सुनिए, रथ में चढ़ने के बाद भूपेश बघेल को नजरअंदाज करते हुए भी दिखाई दिए, ऐसा लगा वीडियो में। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सवाल उठने लगे। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल खूब मजे ले रहे हैं, जिसके बाद वायरल वीडियो पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए। दोनों नेताओं के बयान सुनिए। कि कांग्रेस जो है कई हिस्सों में बटी हुई है और उनके प्रत्याशी को लेट होने का कारण भी था कि भूपेश बघेल कांग्रेस को टिकट मिलेगी, कि चरणदास जी की कांग्रेस को टिकट मिलेगी, कि टीएस बाबा की कांग्रेस को टिकट मिलेगी, कि हमारे दीपक बैज की कांग्रेस को टिकट मिलेगी, कि मोहन मरकाम की कांग्रेस को टिकट मिलेगी, और वो आज दिखाई दे दिया। और इसलिए कांग्रेस अभी जिस दिन ये तय हो जाएगा कि कौन सी कांग्रेस को टिकट मिली है तो बाकी कांग्रेस उसको निपटाने का काम करेगी। दीपक मेरा छोटा भाई है ना, अब लेकिन मेरा अध्यक्ष है। अध्यक्ष नाते उसको पूरा सम्मान, लेकिन छोटे भाई होने के नाते हमेशा पैर छूते हैं और गले भी मिलते हैं। तो हम लोगों का जो प्रेम है वो तो बताए। बृजमोहन के साथ विष्णु की बनती है क्या? बृजमोहन के साथ ओपी की बनती है क्या? रायपुर दक्षिण के चुनावी माहौल की ये वायरल तस्वीर है, इसलिए दिखा दे। अब आपको जरूरी समीकरण समझा देता हूं, क्योंकि रायपुर दक्षिण में कौन जीतेगा ये रायपुर दक्षिण की महिलाएं ही तय करेंगी। क्यों कह रहा हूं ऐसा जानते हैं? समझ लीजिए, देखिए। क्योंकि रायपुर दक्षिण में पुरुष से ज्यादा महिला वोटर हैं। रायपुर दक्षिण में कुल वोटरों की संख्या करीब 2,71,000 है। इनमें से करीब 1,34,000 पुरुष वोटर हैं और करीब 1,37,000 महिला वोटर हैं, यानी कि हर 1,000 पुरुष में 1,026 महिला वोटर हैं। इस चुनाव में 5,014 फर्स्ट टाइम वोटर हैं और 85 साल से ज्यादा के करीब 1,800 वोटर हैं। जब महिलाओं का वोट ही इस उपचुनाव में हार जीत तय करने वाला है तो रायपुर दक्षिण की महिलाएं क्या कह रही हैं ये भी सुन लीजिए, सुनाइए। विधायक चाहिए भैया जो पूरा देश के बारे में समझे, जनता के बारे में समझे, जनता की दुख तकलीफ को पूरा देखे और जितना महंगाई उसको कम करे ताकि जनता सुख चैन से जी सके। रायपुर दक्षिण से बदलाव होना चाहिए और इस वक्त है ना सरकार बदल के आना चाहिए। मुझे ऐसा विधायक चाहिए जो नारी के सम्मान के लिए खड़ा हो सके,
मेरे ख्याल से इस समय युवाओं पर बहुत सारे ऐसे होगा कि जिसको नौकरी भी मिलेगा और यहाँ बहुत सारी महिलाओं को काम भी मिलेगा। क्यों सबको साथ लेके चले, काम वाम सब अच्छा हो, महंगाई भी कम करे। कुछ ऐसा होना चाहिए कि महिला की सुरक्षा के लिए भी कुछ ध्यान दे, क्षेत्र के विकास करे और महंगाई कम करे। कि एक ऐसा हमको मिले विधायक, मिले उप विधायक जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करे, हमारी महिलाओं की बात सुने, हमारे युवाओं की बात सुने। चलिए महिलाएं क्या कह रही हैं ये भी आपको सुना दिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव का समीकरण भी समझा दिया। लेकिन बात करना पड़ेगा, कुछ अंदर की खबर हमेशा हमारे सहयोगी लेकर आते हैं। बताइए भाई कौन कौन जुड़ा है? मृगेंद्र पांडे जुड़े हैं, श्याम जुड़े हैं। श्याम जी मुस्कुराइए मत, बताइए किसके माथे में चिंता की लकीर और किसके हिस्से आपकी तरह स्माइल और मुस्कुराहट? क्या कह रहा है मध्य प्रदेश का उपचुनाव? देखिए ज्ञानेंद्र, आपने जैसा कि कल बात की थी उससे तस्वीर लगभग साफ थी। कांटे की टक्कर है, विजयपुर में कांटे की टक्कर है और जो लोकतंत्र का मंदिर है उसका मतदाता भगवान है और मंदिर में भगवान को विराजित करके ढोल मंजीरे बजाए जा रहे हैं, यानी उत्सव चल रहा है। फिलहाल तो विकास की बात हो रही है, साथ साथ में ये भी हो रही है कि विकास की गंगा यहाँ पर बहाएंगे। दोनों पार्टियां अपने अपने लेवल पर दावे कर रही हैं, लेकिन कहीं त्रिशंकु जैसी स्थिति है तो कहीं पर यह भी हमको देखने को मिला कि निर्णायक, जैसे दक्षिण में आपने रायपुर में बात करी, महिला निर्णायक है, विजयपुर में मतदाता जो है निर्णायक वो है वनवासी, आदिवासी। तो वहां पर उसको रिझाने, उसको मनाने की जो है पूरी कोशिशें हो रही हैं और पूरे शक्ति के जो केंद्र हैं वहां पर जो है कल यही तस्वीर हमको बुद्धि में दिखाई देगी, आज जो तस्वीर विजयपुर में है। तो लगभग अपने हिस्से में लाने मतदाता को कोशिश हो रही है, साथ साथ में यह भी कोशिश हो रही है कि पुराना भूल जाइए, अब हम आपके साथ में हैं, आपका विकास हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, पुराना सब कुछ भूल जाइए, चाहे भले ही पार्टी बदल लिए हों, कांग्रेस से बीजेपी में आए हों, लेकिन सब कुछ भूल जाइए। और दूसरी तरफ मृगेंद्र पांडे दिखाई दे रहे हैं। मृगेंद्र जी मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत, बताइए कि दक्षिण में कौन मुस्कुरा रहा है? और वही सवाल आपसे, किसके माथे में चिंता की लकीर है? मृगेंद्र जी देखिए, मुस्कुराहट तो बीजेपी के खेमे में कुछ हद तक दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पिछले 35 साल से बीजेपी का ही विधायक है और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पे, माथे पे जो चिंता है वो अपने ही नेताओं के कारण है। आपने कल एक तस्वीर दिखाई थी पैर छूने की, पैर छूने के बाद भी जो आशीर्वाद मिला शायद बृजमोहन अग्रवाल का आकाश शर्मा को नहीं मिला, और आज हाथ मिलाने की आपने जो तस्वीर मिलाई, हाथ बदलेंगे हालात, ये कांग्रेस का नारा है, देशव्यापी नारा है और उस नारे को भी यहाँ चरितार्थ करते नज़र नहीं आ रहे उनके नेता। तो आने वाले समय में जब चुनाव और तेज होगा, मतदाताओं के बीच जाएंगे, उस समय ये सवाल उठेंगे, क्योंकि बीजेपी वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को खोज कर लाती है जो चुनाव को प्रभावित कर सके। जैसे आपने वायनाड में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर खिड़की से झांक रहे हैं और अंदर नहीं आ पा रहे हैं, उस तस्वीर को बीजेपी ने लेकर आया। और आज दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ से आई, जो तस्वीर थी कि प्रदेश अध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री हाथ ही नहीं मिला रहे हैं। इस तरह के समीकरण जो है बीजेपी ला रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी अप होने के लिए इस तरह के नए नए प्रयोग कर रही है और आने वाले समय में और भी प्रयोग करेगी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। मृगेंद्र जी आपका भी शुक्रिया और श्याम जी आपका भी शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग अंदर की कुछ कुछ कहानी लेकर आते रहिए। चलिए, मैं पिछले कुछ दिनों से आपको एक खबर दिखा रहा हूं और बार बार दिखा रहा हूं। 40 करोड़ की ठगी अलग अलग जिलों से दिखाया था और फिर 100 करोड़ की ठगी रायपुर से दिखाया था। आज फिर ठगी की खबर आ रही है और ठगी की खबर, डॉक्टर साहब को इलाज करना था, बताइए ठगी करने लगे। इलाज कर लेते तो ऐसी फोटो न छपती। छत्तीसगढ़ में खूब ठगी हो रही, एक हफ्ता भी नहीं बीत रहा है और ठगी का नया मामला सामने आ जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग ठगे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों को ठगा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से ऐसा ही एक मामला आया है। तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस आरोपी की है जिसने करीब 200 करोड़ की ठगी की है। 200, अरे भाई छोटा मोटा आंकड़ा ही नहीं आ रहा है। 40 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़। और दूसरी तस्वीर उन लोगों की है जिनकी जमा पूंजी ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में चली गई। पहले भी आपको बताया था, शॉर्टकट मत अपनाइए भाई, शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का, मेहनत करना पड़ेगा। और जानते हैं ये ठगी करने वाला आरोपी कौन है? इस 200 करोड़ की ठगी को अंजाम देने वाला आरोपी एक डॉक्टर है। एक ऐसा डॉक्टर जिसके पास लोग इलाज के लिए जाते थे, ठीक होने के लिए जाते थे। इस डॉक्टर का नाम MK खंडूजा है, जिसने जिंदगी बचाने की बजाय लोगों के साथ ठगी की। 300 से ज्यादा लोगों को ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिया
और बीएसआर हेल्थ वेंचर में पैसा लगाने के नाम पर लोगों को ठग लिया और फिर सबके पैसे लेकर फरार हो गया। आरोपी डॉक्टर एमके खंडूजा ने इस पूरी ठगी को 2017 में ही अंजाम दिया था और तब से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस पिछले 6 सालों से इस डॉक्टर की तलाश में जुटी थी। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पीड़ित क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए, सुनाइए। लोगों के घर जा करके उनको लालच देता था कि आप इतना इन्वेस्ट कीजिए, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। 6 लाख रुपए जमा कराया तो इन्होंने कुछ महीने तक मतलब करीबन साल भर करीबन पैसा दिया प्रॉपर। के बाद से फिर उन्होंने 2017 से देना बंद कर दिया। हमारा पैसा उनको वापस मिल जाए यही चाहते हैं। बेल ना मिले, अंदर ही रहे वो, और जब तक कि और पुलिस कार्रवाई हो और पुलिस हमारा पैसा रिटर्न करवाए। पीड़ित अपने पैसे वापस चाहते हैं। आरोपी डॉक्टर ने 200 करोड़ की ठगी कैसे की है ये भी जान लीजिए। चलिए विस्तार से बता देता हूं कैसे किए। डॉक्टर एमके खंडूजा पहले बीएसपी में डॉक्टर था, बाद में नौकरी छोड़कर उसने एक क्लिनिक खोल लिया। खंडूजा ने बीएसपी से साठ-गांठ करके अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची निकाली। इसके बाद उनसे संपर्क करके इन्वेस्ट करने की बात कही। उसने लोगों को उनकी कमाई का 3 से 5% ब्याज देने का वादा किया और फिर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में लोगों से मोटी रकम ली। इसके जरिए डॉक्टर ने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। इन पैसों से उसने अपने बैंक का लोन भरा, लेकिन अपने हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दी और फिर पूरे हॉस्पिटल को बेचकर भिलाई से फरार हो गए। ठगे गए लोगों को जब कुछ समय बाद डॉक्टर के फरार होने और ठगी का पता चला तो लोगों ने थाने में इसकी शिकायत की। शिकायत के 6 साल बाद पुलिस ने इस आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया। पूरे मामले को लेकर दुर्ग एएसपी सुगनंदन राठौर क्या कह रहे हैं, सुनिए। छावनी थाना में एक पेंडिंग अपराध था जिस पर डॉक्टर खंडूजा के खोजबीन पता तलाश चल रही थी, जो फरार चल रहे थे। उनका सूचना मिला कि कलकत्ता में रह रहे हैं, तो हमारी टीम वहां गई थी और वो गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी और अन्य थानों में भी आरोपी के खिलाफ शिकायत है, कुछ शिकायत पेंडिंग है, कुछ अपराध पेंडिंग है, वो सभी को एक्साइज किया जा रहा है। बहुत शातिर डॉक्टर भाई, अपनी पूरी पढ़ाई और बुद्धि इसने लोगों को ठगने के लिए ही लगा दी। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक डॉक्टर भी ऐसा कर सकता है। कई बार ठगी की खबरें दिखा चुका हूं और आप लोगों से बार बार कहता हूं, ठगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, पैसे कमाने के शॉर्टकट में मत पड़िए, नहीं तो कोई ठग आपकी मेहनत की कमाई उड़ा ले जाएगा। और इसीलिए कह रहा हूं सावधान रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? बलरामपुर में बवाल हो गया है, देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए। सूरजपुर के बाद अब बलरामपुर की स्थिति। बलरामपुर में बवाल मच गया है, जमकर हंगामा हो रहा है, जमकर। स्वास्थ्य विभाग के एक चौकीदार ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हंगामा हो रहा है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाले चौकीदार की पत्नी पिछले कई दिनों से लापता थी, जिसकी पूछताछ के लिए चौकीदार को 15 दिनों से पूछताछ के लिए थाना बुलाया जा रहा था। आज भी मृतक अपने पिता के साथ थाना पहुंचा, जहां बाथरूम में उसने सुसाइड की घटना को अंजाम दे दिया। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। तस्वीर देख लीजिए, लोगों ने जमकर हंगामा किया है, गाड़ियों पर पथराव हुआ है, पुलिस के साथ तनातनी हुई है, लाठी डंडों से तोड़फोड़ भी की गई है। गमले, रेलिंग, कांच, बल्ब सब कुछ बिखरे मिले। भीड़ को आक्रोशित देख आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पूरे मामले पर ये जो तस्वीर आ रही है, ये देख लीजिए और समझिए। कृषि मंत्री मामले पर बहुत सख्त है, कह रहे हैं कि थाना प्रभारी को हटाने का निर्देश दे दिया गया है। पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ दिलीप जायसवाल जुड़ रहे हैं। दिलीप जायसवाल हैं क्या? दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं? नहीं जुड़े हैं? चलिए कोई बात नहीं। अगली खबर दिखाते हैं। इसमें दिलीप जायसवाल जैसे ही जुड़ेंगे, आप तस्वीरों को पहले देख लीजिए। कितनी भयावह तस्वीर है। तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाइए थाने में सब कुछ हो रहा है।
दिलीप जायसवाल अगर जुड़ते हैं बुलेटिन के आखिरी में भी तो एक बार अपडेट उनसे जरूर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अगली खबर कौन सी है दिखा लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत गंभीर मामला है। और अगली खबर देखिए, हार्ट अटैक से बचने का लाइव डेमो आज आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो तस्वीर आ रही है हार्ट अटैक की वो सबको परेशान कर रही है। मौत का साइलेंट अटैक, समझ रहे हैं, एकदम चुपचाप मौत आ जा रही है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा है, और एकदम से अटैक आता है और मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश की ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर छिंदवाड़ा की है और दूसरी तस्वीर रीवा की है। देखिए कैसे छिंदवाड़ा में एक शख्स को नाचते नाचते अचानक अटैक आया और इस शख्स ने दम तोड़ दिया। रीवा में एक शख्स अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहा था, अचानक शख्स कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। एक दोस्त ने तुरंत जमीन पर लिटाकर सीपीआर देने की कोशिश भी की, लेकिन शख्स ने दम तोड़ दिया। यह तो सिर्फ दो ताजा तस्वीरें हैं जो आपके प्रदेश से जुड़ी हैं, इसलिए सबसे पहले शुरुआत इनसे ही की है, लेकिन ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आज चर्चा विस्तार से मौत के साइलेंट अटैक पर ही करेंगे, और हां, सीपीआर देकर कैसे आप किसी की जान बचा सकते हैं यह भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। सुबह ये तस्वीर देख रहा था, तभी सोच लिया आज विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। इस तरह से साइलेंट मौत कहीं भी आ जा रही है, इसलिए हमारी टीम ने आपके लिए रिसर्च किया है। ज्यादातर मामलों में आप सुनते होंगे इनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है और इनकी हार्ट अटैक से जान चली गई। तो सबसे पहले आपको इन दोनों के लक्षण बता देते हैं, जिससे आप भी आसानी से समझ सकें कि हुआ क्या है। देखिए तस्वीर और विस्तार से हम कुछ रिसर्च लेकर आए हैं। हार्ट अटैक की स्थिति में सीने में दर्द होता है, सांसें फूलने लगती हैं, पसीना आने लगता है, बेवजह सिर दर्द होने लगता है। जबकि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में मरीज बेहोश हो जाता है, आपका दिल धड़कना बंद कर देता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, अचानक सुन्नपन महसूस होने लगता है। ये दोनों लक्षण आप देख लीजिए, जिससे आप फर्क कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। मेरा मकसद है कि आप आसानी से सब कुछ समझ जाएं, विस्तार से समझ जाएं। कई बार आपकी लाइफ स्टाइल भी आपकी बीमारी की वजह बन जाती है। देर से सोना, उठना, पर्याप्त नींद न लेना। एक रिसर्च सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि हार्ट अटैक ज्यादा कब आता है। चलिए इसको भी मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देता हूं, देख लीजिए, समझ लीजिए। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सोमवार के दिन हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। बाकी दिनों के मुकाबले सोमवार को 13% ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा होता है। क्यों होता है भाई साहब? समय भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। सोमवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खतरा सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा। इसीलिए इसे ब्लू मंडे भी कहा जाता है। सोमवार को खतरा ज्यादा क्यों होता है यह भी समझ लीजिए। शनिवार रविवार को लोगों की छुट्टियां होती हैं, वीकेंड पर ज्यादातर लोग देरी से सोते हैं, सोना और सुबह जगने का समय प्रभावित होता है। सर्काडियन रिदम या आसान भाषा में समझें तो आपके बॉडी क्लॉक में बदलाव आता है। इस वजह से लोग थकावट और कमजोरी यानी सोशल जेट लैग के शिकार होते हैं। और इन सब से क्या होता है? ब्लड प्रेशर और कार्टिसोल हार्मोन का लेवल
आपकी बॉडी में बढ़ता है जो हार्ट अटैक की वजह बनता है। समझ रहे हैं? मैं तो नहीं समझ रहा हूं, इसीलिए आपको इतने विस्तार से समझा रहा हूं। सोमवार को आपको संभल कर रहना है, सोमवार को संभल कर रहना है। हार्ट अटैक के चौंकाने वाले आंकड़े हैं। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 32,410 मौतें हुई हैं, जिनमें करीब 28,000 पुरुष थे। समझ रहे हैं आप? 32,000 में 28,000 पुरुष ही हैं, मतलब पुरुषों को खतरा ज्यादा है। और इनमें भी 22,000 लोग 45 से 60 साल की उम्र के थे। और इन मौतों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 12,591 मौतें हुई। दूसरे नंबर पर केरल है, जहां हार्ट अटैक से 3,993 लोगों ने दम तोड़ दिया। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 2,853 लोगों की जान चली गई। और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है। 2022 में मध्य प्रदेश में 1,670 लोगों की जान हार्ट अटैक की वजह से चली गई। ये आंकड़े परेशान कर रहे हैं। कई लोगों की जान सीपीआर समय पर देने से बच गई। इसलिए आज आपका चैनल आपके लिए समाधान लेकर आया है, बचाव का उपाय लेकर आया है। छत्तीसगढ़ के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट स्मित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। मैं स्टूडियो में उनका स्वागत करता हूं। स्मित जी आइए आइए आइए। और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं। हम लोग आज लाइव टेस्ट करेंगे। इधर लाइए इसको, आपको लाइव डेमो करके बताएंगे कि आखिर इसको यहां बिछाइए। आप आइए, इधर आइए। देखिए, सीपीआर से जान बच सकती है। सीपीआर से आ जाइए, आ जाइए। सर, पहले तो सीपीआर का मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ में अगर मैं रहकर किसी से बात करूं तो आपसे बेहतर मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया। और इसे देखकर बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि ये क्या कर रहे हैं स्टूडियो में, पर ये कौन सी प्रक्रिया है और ये कैसे जान बचा सकती है, यही आज हम समझना चाहते हैं। दो चीजें हमको बिल्कुल समझ रहेगी, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया कि एक फर्क है हार्ट अटैक में और एक कार्डियक अरेस्ट में। कार्डियक अरेस्ट में सब कुछ एकदम से थम जाता है। हार्ट अटैक हमको समय देता है, जिस समय में हम कुछ और कर सकते हैं, उसको किसी मेडिकल सुविधा तक पहुंचा सकते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट में जो होता है, हार्ट एकदम से थम जाता है, उसमें ना धड़कन रहती है, ना उसमें पंप करने की क्षमता रहती है। और हमारे पास में बहुत सीमित समय रहता है, 2 से 5 मिनट का, जिसमें हम इस हार्ट को, रुके हुए हार्ट को फिर से चालू कर सकते हैं। यही 3 शब्द हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी हार्ट, कार्डियक, पल्मोनरी यानी लंग, और रिससिटेशन यानी पुनर्जीवित करना। तो वो हम प्रक्रिया जब करते हैं तो उसको CPR कहते हैं। और ये सीपीआर सब तो नहीं कर सकते? CPR सब कर सकते हैं। सब कर सकते, सब कर सकते। देखिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सीपीआर सब कर सकते हैं। हमारा मकसद क्या है? डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके, आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन हम 1 घंटे यहां पर सर से रिक्वेस्ट किया, सर ने कहा नहीं ज्ञानेंद्र, ये सबके लिए है और सब इसे कर सकते हैं। सोचिए, अगर 3 से 5 मिनट में आप किसी की जान बचा सकते हैं तो इस प्रक्रिया को आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्यों ये जरूरी है? अब आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपके पास में उतना सीमित समय में अगर आप हार्ट को दोबारा चालू कर लेते हैं, तो एक तरह से समझिए कि आपकी मोटर गाड़ी में मोटर रुक गई है, और अगर आप उसको समय से चालू कर लेते हैं तो वही मोटर वापस पेट्रोल सप्लाई कर रही है। और यहाँ पेट्रोल होता है ब्लड ब्रेन को जाता है, किडनी को जाता है, हार्ट स्वयं को जाता है, और वही उसका ईंधन है। तो ईंधन पहुंचाने के लिए आपकी मोटर को चालू होना जरूरी है, और यहाँ मोटर है हार्ट, हृदय। तो हृदय अगर रुका है और आप उसको पुनः चालू कर लेते हैं, ये ब्लड का सर्कुलेशन सब जगह जाता है, सारे ऑर्गन फिर से चालू हो जाते हैं, और हमेशा एक जीवट रहता है शरीर में कि वो जीना चाहता है। ये सारे मिलके फिर जीवन को वापस ले आते। तो एक बार हम पूरी प्रक्रिया को अगर आप बताएं जी, तो लोग समझे, क्योंकि सीपीआर सबको आना चाहिए। शुरू करें। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें सबसे पहला ये है कि अगर आप अकेले हो या भारी भीड़ में हो, आप सीपीआर का अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आपको ही लीडर बनना है। और आपको सबसे पहले, अगर भीड़ है, साथ में मान लीजिए ज्ञानेंद्र जी खड़े हैं, तो मैं इनको बोलूंगा 111, 911 या 112, 108, जो भी जहां राज्यों में और अलग अलग जगह में जो इमरजेंसी के नंबर है, आप उनको संपर्क करिए, एम्बुलेंस लाने के लिए बोलिए। तो ये चीज अक्सर लोग उत्तेजना में या जल्दबाजी में भूल जाते हैं, और उसमें एम्बुलेंस आने में जो देरी होती है वो भी कई बार मरीज के लिए जानलेवा हो सकती है। तो सबसे पहली चीज आपको करना है, भीड़ को आप बोलिए कि हटिए, उनमें से एक को इंगित करिए कि आपकी जिम्मेदारी है, 112 को आप फोन करिए और एम्बुलेंस को बुलाइए। उसके बाद में आपको देखना है कि वाकई मरीज जो है, जो बेहोश हुआ है,
उसको इसी कारण से उसके हार्ट रुक गया है या नहीं। अगर हार्ट रुक गया है तो हम उसको सीपीआर करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना रहेगा कि इसकी नस, चाहे आप गर्दन में देखें चाहे भुजाओं में देखें, सबसे सरल रहता है गर्दन में जहाँ पे नस देखना, यहाँ पे कि अगर इसकी पल्स आ रही है तो ये अलग तरह का। अगर इसमें पल्स नहीं आ रही है तो सबसे पहला काम आप जो कर सकते हैं कि हल्का सा मुक्का मारें, जिससे रुका हुआ हार्ट वो भी चालू हो सकता है। ये शुरू के 1-8 मिनट में है। ये गर्दन जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, यहाँ पर पता चल जाता है। आप अगर अपनी उंगली रखेंगे तो आपको वहाँ पे धड़कन स्वयं की फील होगी। हाँ, जैसे ही आप फील करते हैं, मरीज की भी वहीं फील करिए। अगर यहाँ पे आपको फील हो रही है, नहीं हो रही है, तो आप एक कोशिश करिए हल्का एक मुक्का मारने की। इससे हार्ट, रुका हुआ हार्ट स्टार्ट होने की एक संभावना रहती है। उसके बाद में अगर इसके बाद भी नहीं हुआ है तो आप देखें कि मरीज का जो है बेल्ट ढीला कर लें। मरीज की अगर टाइट बटने हैं वो ढीली कर लें, और इसको सांस में कहीं भी अड़चन हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज टाइट अचकन है, ये है, उसको ढीला कर लीजिए। और उसके बाद में बिना आप वो किए, देर किए, अपने आप को इस तरह के आसन में बैठाइए। ये हाथ को सीधा करिए और छाती के थोड़ा सा बाएं तरफ, थोड़ा सा मध्य के बाएं तरफ हार्ट यहाँ पे होता है, वहाँ पे आप उसको रखें। और ये एल्बो आपका स्ट्रेट रहेगा। आप ऐसी पोजीशन में रहेंगे और आप इसको 1.5 इंच के करीब प्रेस करेंगे। ऐसा प्रेस आप 30 बार करेंगे। आपको सांस आती और बाहर जाती हुई दिखेगी। अगर उसके बाद भी पेशेंट का होश नहीं आ रहा है तो आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं। वो नहीं भी देंगे तो भी आपके इस कंप्रेशन से पेशेंट का लंग काफ़ी हवा खींच लेगा। और ये तब तक करते रहें, 30 सेकंड आपको देना है और 2 बार सांस देनी है, फिर 30 बार देना है, फिर 2 बार सांस देनी है, जब तक आपको कोई अन्य मदद ना मिल जाए। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस आपने बताई, ये आपको, ये देखिए मैं भी समझ गया हूं, बहुत धन्यवाद आपका, कि आपको सांस चेक करना, यहां से चल रही है नहीं, धमनी, हाँ यहाँ से चल रही है, और सांस यहाँ, और अगर कुछ टाइट है पैंट तो उसको आप ढीला करिए ताकि थोड़ा सा सब बॉडी नॉर्मल हो। और फिर ये रख के आपको 30 बार, इससे पता चल जाएगा, इससे एक्टिव हो जाएगा। नहीं हो रहा है 2 बार, 30 के बाद में आपको फिर सांस, अगर मुंह से मुंह सांस दे सकते हैं। कई बार आपके छाले हैं या पेशेंट के छाले हैं, उसमें अगर आपको दिक्कत है, वो अड़चन रहती है, तो उसमें कई पाइप या इस तरह की चीज़ें अगर संभव है, वो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ सिचुएशन में क्या हो सकता है। रुमाल रख सकते हैं। नहीं भी अगर आपके लिए वो संभव है सांस देना, अगर आप कंप्रेशन भी चालू रखेंगे तो भी वो पेशेंट का, चूंकि आपके दबाव से उसके फेफड़े भी संकुचित होंगे और फैलेंगे, उसमें हवा जाएगी और आएगी। और आपको धड़कन जैसे चालू हो गई, बीच में फील करिए, चालू हो गई तो पेशेंट की जान वापस आने की संभावना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपका भी शुक्रिया। क्या नाम है आपका? प्रियांशु, आपका भी शुक्रिया। इसको लेके जाइए, और आपका बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश है कि देखिए इस तरह से थोड़ा सा मुझे भी संतुष्टि मिलती है। हमारी टीम ने इतना रिसर्च किया, आपने उस रिसर्च को सराहा, सबसे बड़ी बात। प्रदेश के जाने माने डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा से रिसर्च किया। बिल्कुल, और इस बात का इसलिए बोल रहा हूँ कि सब कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको सीपीआर नहीं आता था, मगर उन्होंने फिल्मों के, टीवी के सीरियल के सीपीआर से लोगों की जान बचाई है। ये रायपुर की घटना है। एक राठी जी हैं, संजीव राठी जी, सीए हैं। वो एक होटल के सामने एक यंग लड़के, 28 साल के बच्चे को गिरते हुए, अचेत होते हुए देखा। उनको सीपीआर नहीं आता था, लेकिन उनको ये था कि हाँ हमको चलिए, तो ऐसा कोशिश है हमारी। ये वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीखे होंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।